बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अदनान। आज फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स चैप्टर का नाम है। तो ये चैप्टर का कुछ हिस्सा आपने 9th क्लास में चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा भी हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं आज कि सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम जो आपने पढ़े थे वही आइए। रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स इनक्लोज इन ब्रैकेट्स इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। के एक मुस्ततिली अरेंजमेंट होती है नंबर्स की या एलिमेंट्स की, उसके अंदर एंट्रीज जो होंगी वो नंबर्स के साथ साथ स्मॉल लेटर्स भी आमतौर पे यूज़ कर लिए जाते हैं। तो और ये आमतौर पे बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर इनको लिखा जाता है। ये जो है इसको हम कॉलम या मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमने यहाँ पे देखें कि दो एग्जांपल के तौर पे लिखे भी हुए हैं, 3 - 2 और फिर 0 - 3। इसी तरह से ये हो जाएगा 2 5 7 0 -9 2। तो ये दो तरह की आपको साथ ही साथ इसमें अरेंजमेंट नज़र आएगी। ये एक लेफ़्ट टू राइट है और इसी तरह से अगर आप देखें तो अपर टू बॉटम भी आपको मिलेगी इसमें। तो जो लेफ़्ट टू राइट होती है उसको रो कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं ये रोज कहलाती हैं। जैसे ये है, ये एक रो बन जाएगी। तो और इसी तरह से ये वाली जो है नीचे ये दूसरी रो बन जाएगी। और इसके बाद जो वर्टिकल होती है अरेंजमेंट, जो ऊपर से नीचे अपर टू बॉटम होती हैं, जैसे कि ये है आपके पास 3 to 0 या इधर हो गया जी -2 - 3। इसको कॉलम का नाम दिया जाता है। ये कॉलम्स होते हैं, ठीक है जी। तो जो आपके यानी कि कह लें कि रजिस्टर के ऊपर जिस तरह लाइनें हैं, एक लाइन के ऊपर जितने भी आप हिंट से लिखेंगे ये एक रो रहेगी। और जिस तरह हाशिया होता है, अगर उस तरह से लिखी गई अगर रकम है तो एक हाशिए के ऊपर लिखी हुई सारी रकम जो होगी वो एक कॉलम कहलाएगी। तो इस तरह पहले जो हमने मैट्रिक्स लिखा था, जो पहला लिखा हुआ है, इसके अंदर हमारे पास देखें जी, अगर गौर करें तो 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं। जबकि जो दूसरे वाला है उसके अंदर देखें तो एक रो और इसी तरह से ये दूसरी रो, 2 रोज हो जाएंगी। कॉलम्स देखेंगे तो कितने हैं, कॉलम्स देखते हैं इसमें तो एक और फिर ये दूसरा कॉलम और इसी तरह से ये वाला तीसरा कॉलम। तो इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। इसके बाद जी ये जो लिखा हुआ है A11 A12 A13, ये जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स की। ये फर्स्ट नंबर जो होता है, जैसे A11 या A12 पे चलें देखते हैं। ये देखें एक 1 लिखा दूसरा 2 लिखा, ये 12 की बजाय 1 2 इसको पढ़ें। जो पहला नंबर है 1, ये रो नंबर को जाहिर करता है कि ये एलिमेंट फर्स्ट रो के अंदर है। जबकि दूसरा जो नंबर है जैसे ये 2 है, ये कॉलम नंबर को शो करता है कि ये जो एलिमेंट यहाँ पे जो भी होगा ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। इसी तरह किसी भी और को देख लें, जैसे ये है, ये 2 3 मीन दूसरी रो है। तो देखें ये दूसरी ही रो बन रही है। पहली 1 1 वाली थी, दूसरी ये 2 1 2 2 2 3 वाली, और ये थर्ड कॉलम है, ये 3 इसलिए लिखा गया है। और उसके बाद है जी हमारे पास ये जो है ये m ज़रब n लिखने का मतलब है जी इसके अंदर रोज़ की तादाद m है। देखें ये m तक हम लेके गए थे, पहला नंबर रो को शो करता है तो AMN। तो ये जो है आपके पास यानी कि रोज़ m है तो इसलिए पहले m लिखा गया है, और कॉलम्स इसमें हमारे पास n है इसलिए मल्टीप्लाई बाई n लिखा गया है। और यही होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लिखेंगे, जस्ट नंबर्स ही लिखेंगे कितनी रोज हैं और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, या बाई भी लिख देते हैं BY बाई, और साथ में कॉलम्स की तादाद लिख देंगे। इससे हमें ऑर्डर का पता चल जाएगा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। उर्दू में आपने कॉलम का मर्तबा पढ़ा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को। फिर है जी रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर भी इसको कहते हैं, जिसको आपने 9th क्लास में अगर उर्दू में पढ़ा था तो ये
कतारी कालब के नाम से पड़ा हुआ है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो, कॉलम जितने भी बन जाएं वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर रो एक ही रहेगी तो ये मैट्रिक्स जो होगा उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। अगर आप देखें तो इसके अंदर कॉलम आप देखें 4 बन जाएंगे, ए वाला अलग, बी वाला अलग और सी वाला अलग, ये 4 कॉलम बन गए। लेकिन अगर रो को देखेंगे, रो कितनी बन रही है, तो रो एक ही बनेगी, तो इसलिए ये दोनों रो मैट्रिक्स होगी। पहली में 2 कॉलम थे, दूसरी में जो है 4 कॉलम्स हैं। उसके बाद है जी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, जिसको आपने कालमी कालब पढ़ा हुआ है। ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, और रोज एक से ज़्यादा हो सकती हैं, जितनी भी हों उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह ये पहले वाले में देखें तो ये कॉलम तो एक ही है, ये ऊपर से नीचे अगर जाएंगे तो एक ही कॉलम है आपके पास यहाँ पे, ये वाला, ये देखें। लेकिन अगर रोज की को चेक करेंगे तो इसमें रो एक ये बन जाएगी, इसी तरह से दूसरी रो ये बन जाएगी। नेक्स्ट वाले को करेंगे तो उसमें कॉलम एक ही बनेगा, ये 13 है, फिर -2 है, -5 है और 8 है, और लेकिन इसमें कॉलम एक ही बनेगा, रो जो होंगी ये बन जाएंगी 4, ये कॉलमी कालब या कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं आपस में बराबर नहीं होते। इसको आपने उर्दू में मुस्ततिली कालब पढ़ा हुआ है, जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो, उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये देखें जी, ये इसके अंदर 2 रोज होगी। अगर कॉलम्स देखना चाहें तो कॉलम्स देखें कितने बनते हैं, अपर टू बॉटम देखेंगे, एक कॉलम, उसके बाद ये दूसरा कॉलम, इसके बाद ये तीसरा कॉलम, तो रो 2 थी, कॉलम 3 बन गए, इसलिए ये मुस्ततिली या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह ये वाला है, इसके अंदर 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। उसके बाद आ गया जी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स या मुरब्बई कालब पढ़ा होगा आपने। ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो, इसको हम मुरब्बई या स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और जो स्क्वायर मैट्रिक्स की ये जो होती है तिरछी लाइन 0 और 2, या इसी तरह से ये 1 2 0, ये जो है इसको हम जो है इसका प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही होता है प्रिंसिपल डायगोनल। ये तिरछी लाइन A1 1 A1 2 A1 3 A1 1 A2 2 A3 3, इस तरह से जो इसके ऊपर आएंगी ये एंट्रीज प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएंगी। जैसे यहाँ पे 2 और 0 जो है ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसी तरह इधर आएंगे तो ये 1, उसके बाद ये 2 और ये 0, ये प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगा। जबकि इसी तरह से जो दूसरी एंट्री, ये दूसरा डायगोनल बनेगा, ये वाला 9 और 5 वाला, ये तिरछी लाइन, ये वाली डायगोनल जो बनेगी इसको हम सेकेंडरी डायगोनल भी बोलते हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद देखते हैं जी, इसके बाद है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारी एंट्रीज 0 हों, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारी एंट्रीज 0 हों, और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर कम से कम कोई एक एंट्री 0 के अलावा आ जाए। जैसे पहले वाले में देखें 2 और 7 जो है 0 के अलावा आ रहा था, दूसरे वाले में सिर्फ एक ही एंट्री 0 के अलावा आई है जो कि 1 है, और तीसरे वाली एग्जांपल के अंदर 3 और 5 2 एंट्रीज आ गई हैं जो 0 नहीं है। और ये प्रिंसिपल डायगोनल की बाकी एंट्रीज अगर आप देखें तो सारी 0 होनी चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल पे कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो 0 ना हो। तो ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद आ गया जी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल को उर्दू में आपने वतरी कालब के नाम से पढ़ा हुआ है। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा कालब होता है, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स कहले होता है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल पे वहां पे था कि कोई भी एक एंट्री आ जाए जो 0 के अलावा हो, लेकिन यहाँ पे ये होगा कि इसके ऊपर एक जैसी एंट्रीज आ जाएं, प्रिंसिपल डायगोनल पे एक जैसी एंट्रीज आ जाएं, बाकी सारे 0 हों, तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर कालब या स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है।
उसके बाद आ गया जी हमारे पास यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा स्केलर मैट्रिक्स होता है, स्केलर से थोड़ा और आगे चले जाएंगे यहाँ पे हम, कि इसमें जो है मेन डायगोनल जो था स्केलर में एक जैसा होता है, जबकि यूनिट या आइडेंटिटी में जो होता है वो प्रिंसिपल डायगोनल उसकी एंट्री 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकती, 1 ही आएगा। देखें ये 1001 या 1000100001 तो प्रिंसिपल डायगोनल अगर देखें तो 111 ही रहेगा। ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसकी बाकी तमाम एंट्रीज 0 हो, प्रिंसिपल डायगोनल पे ओनली 1 आ रहा हो, तो वो जो है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, जिसको वहदानी कालब भी पढ़ा गया होगा 9th क्लास में उर्दू में। फिर नल और जीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें जितनी भी एंट्रीज हों वो सारी की सारी 0 हों। वो किसी भी तरह का हो सकता है, एक ही एंट्री वाला हो सकता है, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। अगर सारी 0 एंट्रीज होंगी तो उसको नल मैट्रिक्स का नाम दिया जाएगा। उसके बाद है जी इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स की जो जमा है, प्लूरल है, वो जो है उसको हम मैट्रिसेस कहेंगे। तो इक्वल मैट्रिसेस दो कॉलम बराबर कब होंगे? जब उनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज एक जैसी होंगी तो तब हम कहेंगे कॉलम आपस में बराबर है। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री से क्या मुराद है कि जो पहले में A11 की जगह पे है वो दूसरे में भी A11 की जगह पे वही हो, जैसे ये 3 और 3 था। और इसी तरह से जो पहले में A12 की जगह पे है, यानी कि फर्स्ट रो दूसरे कॉलम में, दूसरे में भी वही हो। देखें इधर 9 था तो ये 4 जमा 5 हो गया, ये भी 9 ही हो जाएगा, तो इसको भी ये बराबर हो गया। इसी तरह से तीसरी एंट्री ये 2 1 है, A21 की जगह पे जो इधर है वही अगर दूसरे वाले में भी हो तो फिर ये भी हम जो है होना चाहिए। और इसी तरह से जितनी भी यानी कि सारी एंट्रीज अपने क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज के बराबर होंगी। ये 7 - 7 हो गए 0 हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं A और B आपस में बराबर हैं अगर इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होंगी। जो मैट्रिक्स के नेम है वो कैपिटल लेटर्स में जैसे यहाँ पे यूज भी हो गए हैं कि कैपिटल लेटर्स नेम के लिए होते हैं, और एंट्रीज के अंदर स्मॉल लेटर्स या नंबर्स आ सकते हैं, रियल नंबर्स भी आ सकते हैं, और साथ ही साथ MHE नंबर भी, एओटा फॉर्म भी आ सकती है। उसके बाद है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और सब्ट्रैक्शन, दोनों एक ही तरह से होंगे कि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज अगर जमा करनी है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में जमा कर दिया जाएगा। अभी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आप देख चुके हैं कौन सी होती हैं, कैसे होती हैं, और सब अगर तफरीक करना है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में तफरीक कर दिया जाएगा। आगे जब प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे ये तफसील से हो जाएगा। उसके बाद है जी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है? अगर किसी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में बदल दिया जाए, देखें ये 1 2 5 एक रो थी, इसको हमने एक कॉलम की सूरत में लिख दिया, और इसी तरह दूसरी रो को हमने दूसरे कॉलम में लिख दिया। तो अगर किसी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में, यानी कि एक चीज को दूसरी में बदल दें, रो को कॉलम में बदल दिया, दूसरी रो को भी दूसरे कॉलम में बदल दिया, तो फिर जो गिवन चीज होगी जो हमें मिलेगी वो हमारे पास वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का बन जाएगा, और ये मैट्रिक्स के नाम के ऊपर ये स्मॉल t से इसको जाहिर किया जाएगा। तो ये ट्रांसपोज हो गया। उसके बाद है जी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि किसी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स को कैसे ज़रब करते हैं। तो क्या तरीका होगा, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी 2 3 5 जो भी होगी वो सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी एक्सरसाइज में आते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए और चीज़ों को अच्छी तरह से चीज़ों की समझ आ जाए। तो पहला 3.1 एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है। अगर बुक पे आप देखें तो ये है क्वेश्चन आपके पास कि A और B मैट्रिक्स दिए हुए हैं और कहा है कि साबित करें। जी क्या साबित करने का कहा गया है? उसने दो चीज़ें पूछी हैं इसमें कि साबित करें 4A में से 3A माइनस करें तो आंसर A आता है। मैट्रिक्स ये वैल्यूज़ को सॉल्व करके साबित करना है, वैसे नहीं। और इसी तरह से 3B माइनस 3A करें तो वो बराबर आएगा 3 इंटू B माइनस A। बुक के ऊपर देख लें, यहाँ पे ज़रा ये राइटिंग में गलती हो गई थी। उसके बाद जी तो मैंने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। ज़रा इसमें दोनों मैट्रिक्स इस्तेमाल हो रहे थे, पहले में सिर्फ एक ही हो रहा था। दूसरा मैंने सॉल्व कर दिया, पहला आप खुद करेंगे, आपके लिए है।
तो ये 3b माइनस 3a इज इक्वल टू 3 इंटू बी माइनस ए हमने साबित करना है। तो लेफ्ट साइड पहले हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड है 3b माइनस 3a, हमने ऐसे ही लिखा 3b माइनस 3a और उसके बाद ये 3 लिख लिया। उसके बाद b वाला मैट्रिक्स जो उसने स्टेटमेंट में लिखा था 1 7 6 4 वो लिख लिया। फिर माइनस 3 था जी ये स्टेटमेंट के अंदर, ये माइनस 3 हमने राइट साइड पे भी यूज़ किया। और उसके बाद a था तो a वाला मैट्रिक्स यहाँ से देखा स्टेटमेंट से 2 3 1 5, ये 2 3 1 5 यहाँ पे हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये इसी को स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ये देखें 3 जो है मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैट्रिक्स के अंदर ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा कि ये जो 3 है हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 3 1 टाइम्स 3, 3 7 टाइम्स 21, 3 6 टाइम्स 18 और 3 4 टाइम्स 12। इसी तरह से ये माइनस साइन ऐसे रह गया। नेक्स्ट 3 से फिर बाकियों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 टाइम्स 6, 3 3 टाइम्स 9, इस तरह से ये सारे मल्टीप्लाई हो गए। तो ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स आ गए। अब देखें ये माइनस हो रहे हैं, तो हमने देखा था कि सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में सॉल्व करना है। देखें जी एक तरफ हमारे पास 3 था a1 1 की जगह पे, दूसरी तरफ हमारे पास 6 था। तो हमने 3 और ये यहाँ से माइनस का साइन लिया और इधर से 6 लिया, तो ये हो गया 3 माइनस 6। इसी तरह से 21 माइनस 9, 18 माइनस 3, 12 माइनस 15 हो जाएगा जी। तो ये माइनस 3 हो जाएगा सॉल्व करेंगे। तो फिर इसी तरह 21 माइनस 9 करेंगे 12 हो जाएगा 21 माइनस 9 करने से, और फिर 18 माइनस 3 करेंगे 15 हो जाएगा, 12 माइनस 15 करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड का आंसर आ गया हमारे पास 3b माइनस 3a का। अब राइट साइड देखते हैं, राइट साइड थी 3 इंटू बी माइनस ए। तो ये ब्रैकेट लगी हुई है, पहले b और a वाले मैट्रिक्स हम लिख देंगे। ये b वाला मैट्रिक्स पहले लिखा, फिर उसके बाद a वाला लिखा, उसके बाद ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया और ये बाहर वाला जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा था वो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद जी ये माइनस पहले करेंगे, सब्ट्रैक्शन हो रही है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आपस में माइनस हो जाएंगी। 1 देखें जी ये 1 1 की जगह पे हमारे पास 1 था पहले मैट्रिक्स में और दूसरे मैट्रिक्स में हमारे पास है जी 2, तो 1 माइनस 2 हो गया। इसी तरह से 7 माइनस 3 हो गया, 6 माइनस ये वाला 1 हो जाएगा और 4 माइनस यहाँ से 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो ये -1 4 5 और -1 आ जाएगा और ये 3 से अब मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, सारी एंट्रीज मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये -3 12 3 5 टाइम्स 15 3 1 टाइम्स 3 प्लस माइनस माइनस, इस तरह से ये राइट साइड का आंसर आ गया। अगर दोनों आंसर्स को देखें, पहला आंसर -3 12 15 एंड -3, दूसरा आंसर -3 12 15 एंड -3, तो दोनों आंसर्स बराबर हैं। इस तरह से हमने साबित कर दिया कि ये दोनों जो हैं बराबर आ गए आंसर, दोनों साइड्स बराबर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 2। इसने जी क्वेश्चन नंबर 2 में आयोटा का इस्तेमाल किया है। एमएचई नंबर a इज इक्वल टू आयोटा 0 1 माइनस आयोटा हो तो कहता है साबित करें कि a की पावर 4 जो होगी वो i2 के बराबर होगी। i2 क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। i जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और 2 का मतलब है वो 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 ही हैं। तो देखते हैं जी a की 4 करने के लिए a को 4 बार आपस में ज़रब करेंगे, या पहले a को a से ज़रब किया तो ये a का स्केयर बन जाएगा, फिर स्केयर को दोबारा ज़रब कर लेंगे स्केयर के साथ तो ये a की 4 हो जाएगी। तो पहले a मल्टीप्लाई बाई a किया, तो ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन देखते हैं यहाँ पे पहले तो कैसे करनी है। ये इसमें 2 चीज़ें देखनी होती हैं, पहले तो कि क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ये चीज़ चेक करने के लिए कि 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो ये देखेंगे जी लेफ्ट साइड के नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं अगर तो राइट साइड की नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं, लेफ्ट साइड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स राइट वाले की नंबर ऑफ रोज के बराबर हों तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं 2 मैट्रिक्स। अगर ये आपस में लेफ्ट वाले नंबर ऑफ कॉलम्स राइट वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर ना हो तो फिर ये मल्टीप्लाई हो नहीं सकते। तो ये तो खैर इस क्वेश्चन में तो हो रहे थे, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा, आपने लेफ्ट वाले की रो लेके
उसके पहले एलिमेंट को और लेफ्ट वाले की रो लेंगे, राइट वाले का कॉलम लेंगे, और फिर पहला एलिमेंट जो होगा ये आयोटा है, इसी तरह से राइट वाले रो कॉलम का पहला एलिमेंट भी आयोटा है, ये आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा एलिमेंट जो होगा लेफ्ट वाले की रो का, वो राइट वाले के कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 और 1 मल्टीप्लाई हुए तो 0 ही हो गया, और ये प्लस का साइन दरमियान में इसके लगा दिया जाएगा। उसके बाद फिर यही रो, पहली रो जो होगी इस तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगी जो कि राइट वाले मैट्रिक्स के अंदर होंगे। तो यहाँ पे 2 कॉलम्स से, तो अब दूसरे से भी मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे? फिर वही इस रो का पहला एलिमेंट लिया और दूसरे कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, आयोटा और 0 मल्टीप्लाई हुए तो आंसर हमारे पास इधर दूसरे कॉलम में अब लिखेंगे 0 आ गया। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, दूसरा एलिमेंट रो का लिया, कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये भी 0 से मल्टीप्लाई होने की वजह से 0 ही हो गया हमारे पास। उसके बाद ये देखें, कॉलम्स जब ख़त्म हो जाएं राइट वाले मैट्रिक्स में तो फिर आप लेफ्ट वाले की दूसरी रो में आएंगे और उसको फिर तमाम राइट वाले के तमाम कॉलमों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे फिर उसी तरह से करेंगे कि पहला एलिमेंट लेंगे दूसरी रो का और इधर से पहले कॉलम का पहला एलिमेंट लिया, ये आपस में मल्टीप्लाई किया तो एओटा और 1 मल्टीप्लाई हो गए, एओटा हो गया। उसके बाद दूसरा एलिमेंट लेंगे इस रो का, दूसरी रो का, और ये कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एओटा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होने की वजह से माइनस का साइन आएगा। उसके बाद फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहला एलिमेंट इसी तरह से दूसरे कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया आंसर। फिर दूसरा एलिमेंट माइनस एओटा जो था कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया तो ये कॉलम जो था दूसरा कॉलम ये वाला इसके दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और एओटा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें ये एओटा स्क्वायर -1 होता है, 0 ऐड करने से फर्क नहीं आएगा, ये 0 भी ऐसे ही आ गया। इसी तरह से एओटा में से एओटा माइनस हुआ, ये 0 हो गया, फिर एओटा स्क्वायर -1 हो गया। ये ए स्क्वायर हमारे पास आया, उसने ए की पावर 4 की बात की थी तो हम ए की पावर 4 निकालने के लिए ए की स्क्वायर को ए की स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए की 4 पावर बन जाएगी। तो जो अभी हमने आंसर निकाला था यही मैट्रिक्स 2 बार लिख के इनको मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि वो ए स्क्वायर निकला था हमारे पास। तो उसी तरह से फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे कि ये रो उठाएंगे कॉलम और राइट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस होगी, 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 ही रह जाएगा। फिर इसी तरह पहली रो को राइट वाले के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस ये पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया और दूसरा एलिमेंट दूसरे से हो गया तो ये 0 से मल्टीप्लाई होने की वजह से 0 हो रहे हैं। ये कॉलम्स जब राइट वाले से ख़त्म हो जाए, मुकम्मल हो जाए तो फिर हमने क्या करना है कि ये रो दूसरी में चले जाना है और इसको दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करना है। पहला एलिमेंट फॉर्मूला वही, तरीका वही, पहले से दूसरे को दूसरे से, और फिर इसी तरह से इस दूसरी रो को दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे। रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से, रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 0 0 1 आ जाएगा और यही I2 है। देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, मेन प्रिंसिपल डायगोनल जो है 1 1 है, बाकी 0 है और 2/2 का है इसलिए इसको I2 का नाम दिया जाता है। तो जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 3 है कि x और y की वैल्यू फाइंड करने का कहा गया है जबकि 2 मैट्रिक्स दे दिए गए हैं और उनके दरमियान में इक्वल टू का साइन दे दिया गया है। यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो हमने इक्वालिटी में पढ़ा था कि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होती हैं अगर 2 मैट्रिक्स बराबर हों। तो जब उसने कह दिया कि इक्वल हैं तो हम यही समझेंगे कि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो इक्वल हैं, यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री इधर देखें x+3 है तो दूसरे में देखें a1 1 की जगह पे क्या है y है, तो हमने मैट्रिक्स में से ये दोनों एलिमेंट्स निकाल के आपस में इक्वल लिख दिए। इसी तरह से ये y वाली जगह पे जाके देखें तो ये 3y - 4 है और इसी जगह पे यानी कि ये a2 2 है, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, दूसरे वाले में उसमें 2x है
तो इसको भी हमने एक अलग इक्वेशन की सूरत में लिख दिया। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 जो थी उसको हमने सॉल्व किया, इक्वेशन नंबर 1 को। तो इक्वेशन 1 जो थी इसमें से हमने x का आंसर निकाला, ये है इक्वेशन नंबर 1। इसमें से हमने ये 3 को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो ये y के बाद -3 हो गया, +3 जो था। इस x इज इक्वल टू y -3 आया है, तो x की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी y -3। जब ये वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पे ये वाली y -3 दूसरी इक्वेशन में, तो ये है x, यहाँ पे हमने ये पुट कर दिया y -3, बाकी वैल्यू ऐसे लिखी है, इक्वेशन नंबर 2 को वैसे लिखा है। ये 2 से मल्टीप्लाई किया 2y हो गया, -6 हो गया। उसके बाद जो है ये y एक साइड पे इकट्ठे किए 3y और ये +2y लेफ्ट में शिफ्ट किया, -2y हो गया, -6 और ये -4 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, +4 हो जाएगा। इस तरह से ये 3y में से 2y माइनस किया तो 1y बच गया, और -6 + 4 बड़ी रकम में से छोटी रकम बड़ी माइनस किया तो माइनस की अलामत आ जाएगी और ये आपके पास -2 आ जाएगा। ये y का जो आंसर आया है इसको अब इसी रिलेशन में दोबारा पुट कर दें, y की जगह पे 2 पुट कर दें, तो ये x इज इक्वल टू y -3 था, तो y की जगह पे -2 लगा के x इज इक्वल टू -2 -3 हो के ये -5 हो जाएगा। इस तरह से ये x और y के दोनों आंसर हमें मिल जाएंगे। एक ये आंसर हो गया x का और ये हो गया y का। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी मैट्रिक्स दिए हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का ही काम कहा गया है कि 4a - 3b फाइंड करें, उसमें प्रूव करने के लिए था, इसमें फाइंड करने के लिए है। और इसी तरह से दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कि a + 3 × b - a जो है ये फाइंड करें। तो ये क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट के तौर पे आपके लिए छोड़ा गया। पहले वाले में a को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। दूसरे वाले में पहले b - a लेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है, फिर जो आंसर वो आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करके a में जमा कर देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है जी, क्वेश्चन नंबर 5 में फिर उसने कहा जी x और y की वैल्यू फाइंड करें, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स जो थे इक्वल तो दिए हैं लेकिन लेफ्ट साइड पे 2 मैट्रिक्स दे दिए हैं, राइट पे एक ही है। तो पहले इन 2 को सॉल्व करके एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसके बाद क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज वाली जो प्रॉपर्टी थी इक्वल मैट्रिक्स की वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पहले इनको सॉल्व करते हैं। ये देखें 2 से जो है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाली सारी मैट्रिक्स जो है ये 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो पहले इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 है, x 2 एक बार 2, फिर 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 2 को 0 से ज़रब किया 2 हो गया, 2 को 2 से ज़रब करेंगे 4 हो जाएगा, और 2 को 1 से ज़रब करेंगे -1 है तो इसलिए -2 आ जाएगा। अब देखें 2 ये मैट्रिक्स जो थे, न्यू जो मैट्रिक्स आपके पास बनी है उनके दरमियान में ये प्लस है, तो इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने का तरीका हमने पीछे बढ़ा के क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं, यानी कि पहली a11 वाली जगह वाली एंट्री को दूसरे की a11 वाली एंट्री में ऐड करेंगे। तो 2 और 2 4 हो जाएगा। इसी तरह 0 में 2x जमा करेंगे 2x हो जाएगा, x में 2y जमा करेंगे तो x जमा 2y आ जाएगा, 1 में 0 जमा करेंगे 1 ही रह जाएगा, y में 4 जमा करेंगे तो y जमा 4 हो जाएगा, और इसी तरह से 3 में -2 जमा करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। और राइट साइड तो वैसे ही साथ की साथ आ रही है। अब देखें यहाँ तक क्वेश्चन जब हमने किया तो हमारे पास ये आ गया जी, 2 मैट्रिक्स आ गए, लेफ्ट साइड पे भी एक मैट्रिक्स है, राइट पे भी एक है, और ये इक्वल टू है, बराबर हैं दोनों। जब ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है हम प्रॉपर्टी यूज फिर अब करेंगे इक्वल मैट्रिक्स वाली। तो देखें क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को देखते हैं। ये a12, ये देखें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में हमारे पास है 2x। इसी तरह इधर जाके देखें तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है हमारे पास -2, तो 2x जो है वो -2 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह y वाले में देखें तो चाहें तो इसको सॉल्व कर लें, और इसमें x भी आ रहा है, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इसमें x नहीं आ रहा तो इसको कर लेते हैं। ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम है, a22 है तो इसमें भी सेकंड कॉलम और सेकंड रो को देखें तो ये भी 6 है, तो ये y + 4 जो है 6 के बराबर हो जाएगा। अब इनको सॉल्व जब करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे
2x माइनस 2 था, तो ये 2 जो था इधर जाके डिवाइड हुआ, 2x इज इक्वल टू -2 था। x जो x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे डिवाइड होगा तो ये कटिंग होके हमारे पास -1 आ जाएगा। इस तरह से +4 जो है दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो y +4 इज इक्वल टू 6 था, लेकिन y इज इक्वल टू 6 -4 हो जाएगा। ये वाला प्लस जो है माइनस में बदल जाएगा राइट साइड में जाने की वजह से, लेफ्ट से राइट पे गया और इस तरह से ये y का भी आंसर आ जाएगा। ये दोनों आंसर हमारे इस क्वेश्चन के आ गए। तो ये काफ़ी है आज के लिए काम। स्टार्ट की डेफिनेशन बहुत इजी थी, इसलिए ज़रा मैंने ज़्यादा काम करवाने की कोशिश की है और कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ भी आ जाए। आपको 9th के हवाले भी साथ साथ देता रहा, उर्दू में वो चीज़ें बताता रहा कि इनको उर्दू में आपने क्या पढ़ा था। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो ये पहले 5 क्वेश्चंस के अंदर, तो आपके पास ये स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है, आप इस पर कांटेक्ट करके जो भी मसला हो पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह क्लियर कर दिया जाएगा। जी, अल्लाह हाफिज़।